नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बात किया जाए, पूरे देश में राजनीतिक माहौल बना हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने वोट को मजबूत करने के लिए तमाम तरीके से रणनीतियां बना रही हैं। लगातार वो सिलसिला जारी हो गया है। तमाम पार्टियां जो है लगातार अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती हुई नजर आ रही हैं और चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। इसीलिए तमाम तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी देखने वाली होगी। तो इस वक्त की अगर बात किया जाए, तमाम सर्वे भी निकलकर सामने आ रहे हैं और उन सर्वेों की अगर बात किया जाए तो तमाम उन सर्वेों में तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे तो वहां वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो दल हैं उनको किसी भी को भी उसने अपने सर्वे में शामिल नहीं किया है। तो अगर बात किया जाए जनपद की, तो जनपद की टीम लगातार जो है इन सभी राज्यों में जहां चुनाव है वहां जाकर जमीनी स्तर पर सर्वे करती हुई नजर आ रही है और उन सर्वों के जो आंकड़े हैं वो लगातार जारी कर रही है। और उन आंकड़ों को लेकर हमने एक जो है सर्वे तैयार किया है और उस सर्वे को आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उस सर्वे को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए और हमें काम करने का हौसला मिल सके। तो ये जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, ये सर्वे है तेलंगाना का। तेलंगाना में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक उठापटक चल रही है, जहां बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, टीडीपी, तमाम तरीके बीएसपी, तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार चुनाव लड़ रही हैं। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है और सभी राज्यों के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं 30 दिसंबर को घोषित होंगे। तो हमारा जो सर्वे है, अगर 30 दिसंबर के तारीख को अगर ये सर्वे सच साबित होगा तो एक भारत देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वो बदलाव क्या हो सकता है, आइए जानते हैं सबसे पहले। लेकिन वो बदलाव जानने से पहले हम ध्यान लेते हैं कि तेलंगाना में ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो वहां चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बीआरएस पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है, टीडीपी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, एआईएमआईएम लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है और अन्य जो है वो निर्दलीय या और भी दल जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन चुनावों की अगर बात किया जाए, तमाम तरीके का जो सर्वे है वो निकलकर सामने आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, ये इस बात पर थोड़ा सा हम एक प्रकाश डाल लेते हैं। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं, जिनमें अगर किसी भी पार्टी को 60 सीटें मिल जाती हैं तो वो बहुमत से अपनी सरकार बना लेगा। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से तेलंगाना में एससी एसटी के लिए 31 सीटें जो है आरक्षित हैं, वहीं एससी के लिए 19 उनमें से और एसटी के लिए 12 सीटें जो आरक्षित हैं। जिस तरीके से आपने देखा एससी एसटी के लिए 31 सीटें रिजर्व हैं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने इन सीटों पर अगर फोकस कर लिया और इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो कहीं ना कहीं उसका जो आधे से ज्यादा जो काम है, यानी आधा काम जो है उसका ऐसे ही हो जाएगा। तो ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है और इसी को लेकर हमने जिस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ा सर्वे किया और सर्वे में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलने वाला है, सीधे से सीधे वो जानते हैं और उस पर बात करते हैं। बीआरएस को अगर बात किया जाए, जिसकी मौजूदा सरकार है तेलंगाना में, उसको 35% जो है वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीएसपी की बात किया जाए तो बीएसपी तेलंगाना में 38% जो है वोट शेयर उसको मिलने वाला है और कांग्रेस को 17% वोट शेयर मिलने वाला है। और अन्य की अगर बात किया जाए, जिसमें टीडीपी, बीजेपी व एमआईएम, ये सारी चीजें, हालांकि एआईएमआईएम भी वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, महत्वपूर्ण फैक्टर रखती है, उन सभी को 10% वोट शेयर मिलने वाला है। बीएसपी को 38% वोट शेयर क्यों मिलने वाला है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से बात किया जाए, बीएसपी का नेतृत्व वहां रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कर रहे हैं और उनको बीएसपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। ये आरएस प्रवीण जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और उनकी तमाम तरीके की जो शिक्षा के जगत में बात किया जाए, सोशल वेलफेयर के बाद जगत में अगर बात किया जाए, तमाम संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं, उनकी संस्थाओं से जो पढ़े हुए छात्र निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो विदेशों में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कोई नेवी में लेफ्टिनेंट बनकर नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आरएस प्रवीण का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है वहां के समाज के लिए। और आरएस प्रवीण लगातार जो है
SC ST और OBC के तमाम मुद्दों को लेकर जो केसीआर को लगातार घेरते चले आ रहे हैं और तमाम उन मुद्दों को लेकर लगातार चीजों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात निकलकर सामने आती है और बीएसपी को अगर 38% वहां वोट शेयर मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आरएस प्रवीण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बात किया जाए इनकी सीटों की तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं आने वाले चुनाव में, तो बीआरएस की अगर बात किया जाए तो उसको 19 से 25 सीटें जो है वो मिल सकती हैं तेलंगाना में। कांग्रेस की बात किया जाए तो 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। टीडीपी की बात किया जाए तो 0 से 2 सीट जो है टीडीपी को मिल सकती है। बीजेपी की बात किया जाए तो 1 से 5 जो है सीट मिल सकती हैं। एआईएमआईएम की अगर बात किया जाए तो 7 से 10 सीट उसको मिल सकती हैं। अन्य को 0 से 3% सीट मिल सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 48 से 60 जो है सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकती है। हालांकि साफ तौर पर देखा जाए तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की अभी तक कभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन जिस तरीके से आरएस प्रवीण लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के मदद कर रहे हैं, लोगों के एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, उनके सोशल वेलफेयर की तमाम जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से कांशीराम साहब की राजनीति की झलक आपको देखने को मिलती है आरएस प्रवीण के नेतृत्व में, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बन के निकलकर सामने आया है। और आरएस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बसपा वहां मजबूत हुई है तो वो कहीं ना कहीं उसका वोट शेयर जो है वो 38% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। और बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट परसेंटेज वहां पर 38% जाता है तो वो 48 से 60 सीटों के बीच में सीटें जीत सकती है, यानी वो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर उसे बाहर से समर्थन लेना पड़ा तो वो कांग्रेस उसके लिए पहली जिस तरीके से पसंद रहेगी। और बात किया जाए जिस तरीके से अब आप तमाम चीजों को देख सकते हो। और अगर 2018 के प्रदर्शन की बात किया जाए, तेलंगाना में 2018 में क्या प्रदर्शन रहा, कांग्रेस की बात किया जाए तो उसने 19 सीटें जीती थी। बीआरएस ने की अगर बात किया जाए तो बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी। और एआईएमआईएम की बात किया जाए तो उसने 7 सीटें जीती थी। और टीडीपी की बात किया जाए तो 2 सीटें तेलंगाना में टीडीपी ने जीती थी। लेकिन जिस तरीके से तमाम सर्वे निकल कर आया, हमारी टीम लगातार तेलंगाना में गांव-गांव जाकर जो सर्वे कर रही है, उस सर्वे से जो बात निकल कर सामने आई, ये एक अहम सर्वे निकल कर आया है। और ये सर्वे अगर चुनावी जब परिणाम घोषित होंगे उस समय अगर ये सच साबित होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण है खबर निकलकर सामने आएगी। और वैसे भी जहां आरएस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके की रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से संगोष्ठियां हो रही हैं और उसको लेकर तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो तेलंगाना में बनने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तमाम जो SC ST का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बात किया जाए आरएस प्रवीण है, लगातार उनके मुद्दे उठाते हैं, लगातार उनके हित में तमाम काम करते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन को लेकर काम करते हुए नजर आते हैं। तो 30 जो सीटें 31 सीटें जो आरक्षित सीटें हैं और ये उनके लिए रिजर्व हैं, यानी आरएस प्रवीण के लिए महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं। और लगभग आरएस प्रवीण का आधा काम जो वो हो रखा है, यानी उन्होंने इस तरीके से काम ही किया है वहां पर कि आधे से ज्यादा काम उनका हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए केसीआर बीआरएस की जहां सरकार है और बीआरएस की तरफ से केसीआर ने जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि तेलंगाना की धरती से उन्होंने कहा था कि भारत देश का संविधान बदला जाना चाहिए। ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी है वो दलित समाज की है या आदिवासी समाज की है और जिनके लिए लगभग 30% यानी 30 से ज्यादा जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। ऐसे प्रदेश में अगर कोई संविधान बदलने की बात करते हैं तो SC ST और आदिवासी समाज जो है वो संविधान का जो है रक्षक के रूप में जाना जाता है। और उस समाज के व्यक्ति के सामने अगर कोई जो बात किया जाए संविधान को बदलने की बात करके उससे वोट मांगने वाला आने वाला है तो कहीं ना कहीं उसके मुश्किलें खड़ी होंगी। और जिस तरीके से इसी के सर्वे में अनुमान निकल कर आया, जिस पार्टी ने पहले जिस तरीके से 88 सीटें जीती थी और उसको अब कहां से कहां बात किया जाए उसकी जो पहुंच है वो कहीं ना कहीं 19 से 25 सीटों पर तक पहुंचने वाली है। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आया। और जिस तरीके से तमाम तो सर्वे हमने आपके सामने रखा और बीआरएस ने जिस तरीके से संविधान बदलने की बात की और तेलंगाना के तमाम जो संविधान पसंद लोग हैं, तमाम जो बाबा साहब अंबेडकर, फुले शाहू, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से खासा नाराज हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीआरएस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी बात की जा रही थी केसीआर की, और उन्होंने इसका डर उनका लाजमी है
इसी डर को कम करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को भी वहां पर बुलाने का काम किया था, ताकि जो SC ST समाज है उस पर थोड़ा सा अच्छा सा मैसेज जा सके। और इसके बाद उन्होंने वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की भी एक कोशिश की थी, लेकिन ये समाज जानता है कौन उसके हित में काम कर रहा है। तो इसीलिए संविधान बदलने वाले को अब शायद वहां की जनता ये मन बना चुकी है कि उसको हम सत्ता में नहीं रखेंगे, और जो संविधान की रक्षा करने वाली है, जो SC ST आदिवासी समाज की असल में हितैषी सरकार होगी, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। इसको लेकर लगातार लोगों में वहां क्रेज है। RS प्रवीण की रैलियां आप देखेंगी, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक के जो है उनके कहीं ना कहीं रोड शो हो रहे हैं, लोगों की भीड़ इतनी लग रही है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से वहां बात कर रहे हैं तेलंगाना की, और तेलंगाना में जिस तरीके से RS प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है वो कहीं ना कहीं 38% तक बढ़ने वाला है, जिससे उसे 48 से 60 तक की सीटें मिल सकती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि वहां पर जो बात किया जाए बहुमत हासिल करने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होगी। तो आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, या कितनी सीटें निकलकर सामने आएंगी, वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।